गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। रोज़ की तरह तुम्हारा यहाँ पर हार्दिक स्वागत है हमारे फर्स्ट ईयर क्लास में। किताबें लेकर आए या नहीं लेकर आए? लेकर आए तो लाने की कोशिश करो बच्चों। किताब नहीं तो तुम लोग पढ़ने में मतलब समझने में असमर्थ हो गए। और कभी कहीं कोई कठिनाई है तो कभी कॉलेज में आकर एक 1 वीक के बाद आकर यहाँ पर पूछो, मैं तुमको बताने के लिए तैयार हूँ। ओके, वी आर ऑलवेज रेडी टू एक्सप्लेन यू। तो हमने सदाचार या शिष्टाचार या मैनर्स के बारे में कल ये दो क्लासेस में बात की थी। और हमने पहला पार्ट पढ़ा था विनम्रता, कि विनम्रता हमारे बोली में रहना चाहिए, हमारे व्यवहार में रहना चाहिए, बड़े के प्रति हमारा कैसे व्यवहार रहना चाहिए, छोटे के प्रति भी कैसा व्यवहार चाहिए। जो कॉमन रूल्स है जो अक्सर हम लोग फॉलो करते हैं, उन चीज़ों को तुमको भी मालूम है, हम लोग बचपन से तुमको सिखाते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, सॉरी वगैरह जो बातें हैं, इन बातों को हमको कैसे अपने में लाना चाहिए। कोई हम कभी कोई गलती कर देते हैं, अनजाने में कभी कोई गलती भी हो जाती है, तो हमको उसके लिए सॉरी कह देना चाहिए। उसमें कोई छोटापन नहीं है। कोई कुछ चीज़ देता है तो बच्चों को हम लोग छोटे से सिखाते हैं कि धन्यवाद कहना चाहिए। और तीसरी बात है कि अगर किसी से गलती भी हो गई और कभी वो आकर आपको सॉरी कहते हैं और हम लोग क्या करते हैं, उसको सॉरी कि क्षमा करो, माफ़ करो, तो कभी कभी हम लोग अपने बड़ेपन में क्या करते हैं, उसको नहीं मैं नहीं कर सकता, जाओ, मैं तुमको माफ़ नहीं करता। कितनी बार हो चुका है। पर जब क्षमा जो शब्द है, इसको तुरंत उसने तुम्हारे से क्षमा मांगी है और तुम उसको झट से क्षमा कर देते हैं, तो वहाँ पर तुम्हारा बड़ापन बढ़ जाता है, तुम्हारी दोस्ती आपस का स्नेह बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जो पहली बात थी विनम्रता की, दूसरी बात हम लोग बात करें धन्यवाद की। तो जब हम कोई चीज़ हमारे लिए कोई करता है, जो कोई हमारे लिए कुछ करता है, तो हम यूजुअली क्या कहते हैं, धन्यवाद कह देते हैं। पर इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कि थैंक्स। तो धन्यवाद जो वाद यानी कि बोलना, बात करना। धन्य यानी कि जो तुमने किया उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ, तुमने मुझे धन्य किया, मुझे सेटिस्फाइड किया है, आई एम वेरी हैप्पी। एक्चुअली मोटी भाषा में ये शब्द का अर्थ ये भी हो सकता है। तो जब हम लोग धन्यवाद कहते हैं ना बच्चों अपनी भाषा में, तो थैंक्स से ज़्यादा, क्योंकि थैंक्स तो इंग्लिश भाषा है, तो इसमें क्या होता है, हमारे मन उसको लगता है कि हमने बड़े दिल से उसकी चीज़ को हमने स्वीकार किया है, उससे वो खुश हुआ है, वो सेटिस्फाइड हुआ है, ऐसा लगता है। इसलिए धन्यवाद शब्द से हमारे में अपनापन बढ़ जाता है, अपनी स्नेह बढ़ जाता है, प्यार भी बढ़ सकता है। तो यदि कोई कुछ कष्ट या असुविधा उठाकर हमारे लिए कोई काम करता है, तो हमें उसके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य प्रकट करनी चाहिए। इसका सबसे सरल तरीका है उसे धन्यवाद देना। यदि बस या रेल में कोई अपनी जगह हमें बैठने के लिए देता है, तो उसे धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। धन्यवाद शब्द बोलते समय ऐसा लगता है कि हम उसे हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं, केवल ऊपर से नहीं। अभी मैंने जो बात बताई थी वही है बात यहाँ पर। अब ये जो है पेज नंबर 38 सेकेंड पैराग्राफ। औरों के साथ, हाँ, ये तो टेबल मैनर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। खाते समय जब हम लोग टेबल के ऊपर बैठते हैं तो खाने का एक तरीका होता है बच्चों, जो सारी अक्सर हम लोग देखते हैं। ये तो घर के टेबल मैनर्स हैं। कभी हम दावत में जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं खाने के लिए, हम उसको देख टेम्प्ट होते हैं, हमको खाने की इच्छा होती है, पर हम सारी चीज़ें नहीं खा पाता है। पर मैं अक्सर देखती हूँ कि लोग क्या करते हैं, जब खाने की चीज़ें जब उनके सामने आती है तो सारी चीज़ें बटोर कर अपनी थाली में ले लेते हैं, सारी की सारी डाल लेते हैं, पूरी प्लेट भर लेते हैं। उतनी सारी कभी कभी खा नहीं पाते हैं, उससे लोग खा नहीं पाते हैं, पर जब लेते हैं तो बहुत सारे खाने छोड़ देते हैं। तो कितना खाना वेस्ट होता है सोचो। और दूसरी चीज़ है, खाने के टाइम पर लोगों का अलग अलग तरीके का अलग अलग खाना होता है। थोड़े लोग क्या करते हैं, मुंह में भर के खाते हैं, बड़ा कौर लेकर खाते हैं, मुंह से आवाज़ करके खाते हैं, और कभी मुंह में खाना रख कर बात करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं जो ऑब्जर्व करती हूँ और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो मैं सोचती ये भी एक शिष्टाचार का एक क्या नियम है या तरीका है या मैनर्स है, जिसको हम लोग घर के अंदर भी टेबल के ऊपर सामने बैठकर हम लोग जब खाते हैं, तो अब हम अपने माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी के साथ में बैठकर खा रहे हैं समझो, या कभी कोई गेस्ट के साथ खा रहे हैं, तो सब्जियों का जो डोंगा होता है, जो सब्जी का बॉल जो होता है,
जो जो पहले हमको चाहिए समझो उस चीज़ को थोड़ा थोड़ा ले लो, थोड़ा थोड़ा लेकर खा लो, उसके बाद से किसको चाहिए तो डोंट यूज़ दैट राइट हैंड जिससे हम लोग झूठा किया है, उससे न देने के बदले क्या करो उसके लेफ्ट हैंड से धीरे से सरका, ढाई करके उसको सरका मत दो, तरीके से उसको दो कि उसको लगे कि चलो ये खाना है। खाना बनाते समय भी जो गृहिणी जो माँ जो होती है तो वो क्या करती है, जब खाना बनाती है तो बड़े दिल से खाना बनाती है कि आज ये जो मैं बना रही हूँ, आज ये मेरा बेटा ऐसा खाएगा, मेरा बेटी आकर खाएंगी, उसका ऐसे पेट भरेगा, उसको ये पसंद है, ऐसे सोचकर वो भी खाना बनाती है। खाना बनाते समय भी हमारा मन बड़ा प्रसन्न रहना चाहिए, तब खाना बड़ा स्वादिष्ट बनता है। खाते समय जो भी बना है उसको कभी नाम मत रखो, जो भी मिलता है उसको खा लो, कम है एक बार खा ले, हम बार बार वही चीज़ को नहीं खा रहे ना, क्योंकि जब सुबह जब हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं वो खाने के बाद थोड़ा सा पेट भी चला गया, हो गया ब्रेकफास्ट, फिर दोपहर हम लोग फिर खाना खाते हैं, लंच करते हैं, फिर रात में हम लोग क्या करते हैं डिनर करते हैं, रात में थोड़ा लाइट खाते हैं। तो एक ही बार कभी कभी खाना नहीं बनता है अच्छा, कभी जो हमारी माँ या जो कभी किसी घर पे कोई कुक है तो जब वो खाना बना रहे हैं तो शायद कभी उसका मन नहीं होता होगा, कभी उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती होंगी, वो कभी नहीं कर पाती होंगी, कभी भूल जाती होंगी, कभी उसको कुछ सोच होगा, कई के कारण भी हो सकते हैं। तो बच्चों हम लोग अक्सर देखते हैं लोगों को कि जब खाते हैं तो अच्छा खाने ये क्या खाना है, ये खाना ऐसा खाते, ऐसे क्या करते खाने को नाम रखते। क्यों नाम रखना, अभी हम लोग 4 करोड़ खाने के इतना खाना खाने हम थोड़ा खाकर उठ जा सकते हैं, क्योंकि बाद में हमको किसी भी खाना है, हमको भूखे तो नहीं मरना है ना। बाद में हम कुछ दोपहर में जब है समझिए ब्रेकफास्ट अच्छे में तो लंच भी खाना है, लंच से शाम में तुम कुछ स्नैक्स खा सकते हैं, उससे पेट भर सकते हैं, या एक बार नहीं खाने को मिला तो कुछ नहीं होता है, एक वक्त का खाना खाने का तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि कितने लोगों को कितने दिनों तक खाना भी नहीं मिलता है। पर हमारे पास ये नहीं है कि एक बार जब कोई चीज़ अच्छी नहीं बनती है, एक बार कभी चीज़ हमारे मन पसंद की नहीं बनती है, कभी कोई चीज़ में कभी कोई स्वाद कम हो जाता है, कभी कोई नमक ज़्यादा होता है, कभी नमक डालना भूल जाते हैं, कभी मिर्च ज़्यादा हो जाती है, कभी मिर्च डालना भूल जाते हैं। ये कई कारण होते हैं कि खाना कभी स्वादिष्ट या अच्छा नहीं बने, कि भी कई कारण हो सकते हैं। हमेशा कहते हैं हमेशा हमको अच्छा खाना मिलता, ऐसे भी नहीं सोच सकते कि चलो भाई, पर हमको ये सोचते हैं कि आज जो मुझे मिला है भगवान तेरा धन्यवाद है कि आज मुझे पेट भर खाने के लिए मिला है, आज मेरे सामने खाना है, इसलिए अन्न को परब्रह्म कहा जाता है। और पुराने ज़माने के लोग क्या कहते, जब थाली आती थी सामने तो उसके यात्रा श्री कृष्ण भगवान को जो भोग लगाकर डालकर उसको पानी छोड़कर फिर पाँव पड़ते थे कि आज मैं ये खाना बड़ी शांति से खा रहा हूँ। जब खाने के बाद भी क्या करते थे, थाली से हाथ जोड़कर क्या करते थे, वहाँ से उठते थे। ये तरीका रहता था कि आज मैंने अब का तो खाना मैंने खा लिया, पता नहीं सेकंड टाइम मिलता है नहीं मिलता, उसके बाद छोड़ दो, पर आपको जो खाना मिला है मैंने पेट भर के खाया, क्योंकि अन्न उस पेट के लिए ही तो हम लोग काम करते हैं। पेट में जो खाना चाहिए वही तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खाना नहीं मिले तो क्या गत हो जाएंगी हमारी, ये हम लोग नहीं सोचते, पर कभी कभी क्या करते हैं उस चीज़ को हम लोग निगल करते हैं। तो ये हमको नहीं करना चाहिए। खाने के टेबल पर सही तरीके से रखने का भी तरीका होता है कि टेबल के ऊपर अच्छे सजा कर रखो, चाहे खाना अच्छा हो नहीं हो, चाहे उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं हो, पर जो देखने के बाद जो टेबल का जो लुक होता है वो देखने के बाद हमको ऐसा लगता है कि हाँ चलो कितनी अच्छी चीज़ रखी हुई है, और हमारा मन प्रसन्न होकर क्या करते हैं हम लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं। उस आवाज़ खाते से आवाज़ नहीं करना चाहिए, थाली में भी हाथ नहीं धोना चाहिए, और क्या कहेंगे कि उसको और जब 4 लोग खाने के लिए बैठे हैं तो हमको सबके साथ अगर हमारा खाना जल्दी हो गया तो सबके साथ उठना की कोशिश करना चाहिए, या जो बड़े हमारे से बड़े जब उठ रहे हैं तब हमको उठना चाहिए, जितना चाहे उतने हमारे प्लेट में उसको लेना चाहिए। और सबका खाना हो गया और डालते जा रहे लेते जा रहे खा रहे, डालते जा रहे लेते खा रहे, अच्छा है बोलकर वो भी हमको कभी भी नहीं करना चाहिए। औरों के साथ भोजन करते समय हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। हमें खाने में अधीरता नहीं दिखाना चाहिए, अघोरापन नहीं दिखाना चाहिए कि ग्रीडीनेस जिसको कहेंगे कि मैंने बताया ना कि ये डाल ले रहे, वो भी डाल रहे, वो भी डाल रहे, वो डाल रहे, खा सकते नहीं खा सकते, मगर ये चीज़ अच्छी ले लो, ये चीज़ अच्छी ले लो, ये चीज़ अच्छी, अरे पहले जो चीज़ अच्छी लग रही है उसको पहले लो, थोड़ा थोड़ा लो खाओ। अगर वो चीज़ कहने जा रहे उसका दूसरी चीज़ का स्वाद देखो, दूसरी चीज़ को लो, दूसरी चीज़ को थोड़ा लेकर उसका स्वाद करो, जितना तुम्हारे पेट को लगता है उतने लो, ज़्यादा लेकर फेंकने की कोशिश मत करो। चबाने में मुँह से आवाज़ करना अच्छा नहीं लगता है। अपने से बड़ों का भोजन समाप्त कर देने पर भी खाते रहना उचित नहीं है। यदि हमारे पास घर कोई अतिथि भोजन कर रहे हो तो उसकी रुचि का भोजन अवश्य होना चाहिए। हाँ, ये भी ठीक है कि
यानी कि रोज़ हम लोग क्या करते हैं, अपने घर में हैं तो हम लोग कभी दाल सब्जी रोटी खा लेते हैं, कभी दाल रोटी खा लेते हैं, कभी दाल चावल ही खा लेते हैं, कभी अचार चावल ही खाते हैं, चटनी चावल ही खा लेते हैं। पर हमारे घर को कभी कोई अतिथि आता है तो उसकी पसंद का बिल्कुल हम लोग को बनाना ज़रूरी नहीं है, पर जो चीज़ हम लोग बनाए दाल चावल सब्जी रोटी अचार पापड़ ये सही तरीके से देकर उसका सत्कार हमको करना चाहिए। तो वो भी क्या होता है, हमको देकर खुश हो जाता है। न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, कि किस वेश में भगवान आकर हमको खाना मांग रहा है ये हमको नहीं मालूम। पर जब वे खा रहे हैं तब उनके मना करने पर भी रोटी पूड़ी सब्जी आदि उनकी थाली में ज़बरदस्ती नहीं डालना चाहिए। अक्सर बहुत होता है, दो हम लोग डालते हैं कि भाई 4 पूरी डाल दिए, सब्जी डाल दिए, अचार डाल दिए, चटनी डाल दिए, पापड़ डाल, जो कुछ है डाल दिए। कभी कभी क्या होता है उसका वो सर्टिफिकेट होता है कि 4 पूरी खाने के बाद में फिर हम क्या करते ज़बरदस्ती, अरे और के किलो मैंने नहीं दिया उसने दिया दे डाल देते हैं। वो खा नहीं पाता, कभी कभी उसको कुछ तकलीफ भी हो सकती है, कभी वो छोड़ दे सकता है उसको पूरी खाने के बाद, और कुछ खाने की चीज़ होगी तो हम लोग क्या करते ज़बरदस्ती उसको थाली में डालने की कोशिश करते, ये हमको नहीं करना चाहिए। शिष्टाचार का तीसरा आधार अनुशासन का पालन है। अनुशासन समाज में नैतिक नियमों का भी हो सकता है और कानून भी, धाराओं का भी। कानून यानी कि रूल्स रेगुलेशन जो गवर्नमेंट बनाए वो है कानून। तो नैतिक नियमों का पालन, जैसे खाने के लिए हम लोग पर ये तो कोई किताब में रूल्स पे लिखा है कि तुम खाने के बाद हाथ नहीं देना तुम्हारा फाइन होगा, ये नहीं है। पर हमको क्या है, नैतिक मॉरल रूल्स है कि जब हम लोग खाने के लिए आते हैं हम लोग क्या करते जाते हैं हाथ धो लेते हैं। आजकल तो सैनिटाइजर से साबुन से हाथ धोकर खाने के लिए बैठना बहुत ज़रूरी माना जाता है, पर पहले के ज़माने से हमारे कल्चर में क्या है कि खाने के पहले हम लोग क्या करते हैं, हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, थोड़ा सा मुँह पर पानी का हाथ फैलाते हैं, तौले से हाथ पोंछते हैं, फिर खाने के लिए आकर बैठते हैं। तो हमारे जो इंडियन संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, ये इसमें बहुत सारे लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाथ पैर धोते जाओ, हाथ धोकर खाना खाओ, साबुन से हाथ धो, पानी से हाथ धो, सैनिटाइजर से हाथ धो। ये सैनिटाइजर से हाथ धोने का जो नियम बना है वो क्या कोरोना के कारण बना है। पर हमारे लोगों के में हम लोग 1 बार धोते थे, 2 बार धोते, अब कहते हैं कि जरा बार बार धो लो। पर हमारे जिसमें हमारे क्या कहते हैं कि हमारे तरीके में हाथ धोने की परंपरा कई सालों से चले। हम हाथ पैर धोए बगैर कभी भी खाने के लिए नहीं बैठते हैं। ओके और उसके लिए कोई कानून भी बनाना जरूरी नहीं कि हाथ पैर धोकर खाओ, तो हाथ पैर धोकर नहीं, मैं तुमको फाइन करता हूँ, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुमको रोज़ सज़ा देता हूँ, तुम्हें ये करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। लोग अपने आप इसको फॉलो करते हैं। उदाहरण के लिए किसी मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद में जाने के पहले जूते उतार देना धार्मिक अनुशासन का पालन है। धार्मिक अनुशासन का पालन है, ये हमको बचपन से सिखा रहे हैं। यहाँ पर बोलने की ज़रूरत नहीं है ना कि तुम चप्पल, छोटे बच्चा है उसको बताना पड़ता है कि अरे भगवान के मंदिर जाए चप्पल निकालो, फिर हम उसके माँ या पिताजी है जो भी है उसको क्या करते हैं, अंदर ले जाते हैं, हाथ पैर धोते हैं, हम लोग क्या करते हैं मंदिर में जाते हैं। ये क्या है, हमको बचपन से मालूम है ये चीज़ों को, उसके लिए कुछ रूल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अपने आप जाते हैं मंदिर में, अपने आप हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, थोड़ा सा मुँह पर हाथ फिराते हैं। ये तो मैंने शायद पहले क्लास में बताया था कि चाहे कोई भी धर्म हो, सभी धर्म के लोग क्या करते हैं, जब मंदिर में जाते हैं तो हाथ पैर धोते हैं। हिंदू है तो हाथ पैर धो के जाते हैं, मुस्लिम भी है पैर धोते हैं, जो उसको कुछ कहते हैं ना, वज़ू शायद, अगर मैंने गलत है तो माफ़ कर देना, सॉरी, पर मुझे करेक्ट वर्ड नहीं, पर आई थिंक दिल कॉल इट वज़ू। वो करते हैं, यानी कि हाथ यहाँ तक कम से कम हाथ धोते हैं, मुँह पे पानी का हाथ फिराते हैं, फिर मस्जिद पे जाते हैं, जाने के बाद में तरीके से नमाज़ पढ़ते हैं। और सभी का नमाज़ पढ़ने का, भगवान के सामने झुकने का, पूजा करने का, भगवान की प्रार्थना करने का तरीका तो एक ही है। हम लोग पैर हाथ पैर धो के अंदर जाते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं, लोग घुटने टेकते हैं, सर झुकाते हैं। इंपॉर्टेंट सर झुकाना कि भगवान के सामने सबका सर झुकता है। मुस्लिम भी उसी प्रकार से प्रार्थना करते हैं, क्रिश्चियन भी उसी प्रकार से घुटने टोकर प्रार्थना करते हैं। ये जो सिख लोग होते हैं वो भी हाथ पैर धोकर अंदर जाते हैं। और मानस सेवा इस महादेव सेवा, ये मैंने अक्सर देखा है कि जो सिंधी पंजाबी सिख जो लोग होते हैं तो पहले लोगों की सेवा करते हैं। मैंने कई लोगों को वहाँ पर देखा है। अब आजकल तो हम लोग क्या करते हैं, भगवान की सेवा करने के लिए हम लोग मंदिर में झाड़ू भी लगाते हैं, लोगों को जो भी सोशल सर्विस में करने की कोशिश भी करते हैं। और मैंने अक्सर देखा है कि जो गुरुद्वारे में जो लोग जाते हैं, बहुत से गुरुद्वारे में मैंने देखा है
नांदेड़ का गुरुद्वारा है और कई गुरुद्वारा, वहाँ पर जब लोग जाते हैं तो कर सेवा यानी कि हाथ से लोग सेवा करते हैं, बूट पॉलिश करते हैं, और जो पानी होता है पानी साफ़ करते हैं, ज़मीन को साफ़ करते हैं, ज़मीन को धोते हैं, बर्तन धोते हैं, खाना बनाते हैं, खाना परोसते हैं। ये कई मंदिरों में भी मैंने देखा है। तो ये भी क्या एक प्रकार की सेवा मानी जाती है और इसको हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। हमको यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप इन चीज़ों को करते जाते हैं। इसके लिए कुछ रूल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप कर लेते हैं। हाँ, जाने से पहले जूते उतार कर धार्मिक अनुशासन पालन करते हैं। सड़क पर कोई और चलना, बाई ओर चलना या जहाँ जाना मना हो वहाँ न जाना कानून के अनुशासन का पालन है। हाँ, ये सही है कि जब हम लोग सड़क पर से जा रहे हैं तो सड़क पर से हमको क्या है, बाई ओर से जाना पड़ता है। दाहिने ओर से अपोजिट साइड से हमारे उल्टे रास्ते से लोग आते हैं, तो जब हम इस तरफ से जा रहे हैं तो वो लोग उस तरफ से आसानी से निकल जाते हैं। ये रूल्स सही तरीका है ये, क्योंकि हम आपस में न टकरा जाए। अगर कोई गाड़ी से इधर से जा रहा है और उधर से कोई गाड़ी तो दोनों की टक्कर हो सकती है। इसलिए रूल्स बनाए हैं कि लोग जाते समय लोग क्या करो, अपने दाईं ओर से जाओ, और उधर लोग करते हैं हमारा दाहिने ओर से आते हैं, इधर से बाईं ओर से जाते हैं। अगर दोनों भी जाने वाले दाईं ओर से जा रहा है, आने वाले दाईं ओर से जा रहा है, तो वहाँ पर खतरा हो सकता है। तो इसीलिए जो इस तरफ से दाईं ओर से जा रहा है उसके दाईं ओर से उस तरफ से आएगा, हमारे तो दाईं ओर से वो रहेगा। तो क्या है, यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से ये सही है और उसका हमको पालन करना चाहिए। अरे उधर वो बहुत रश है ना, मैं यहाँ से बीच में से निकल जाता हूँ, ऐसे बहुत से लोग करते हैं, पर वो हमारे लिए गलत है। हमारी जान को भी वहाँ पर खतरा हो सकता है। समय का पालन करना सामाजिक नियमों का पालन है और ठीक समय पर कहीं पहुंचना अनुशासन भी सिखाता है और लाभ भी पहुंचाता है। ये सबसे बड़ी बात है अनुशासन में, कि विद्यालय को आना है। विद्यालय 8:30 खुल रहा है, तो 8:30 के पहले 8:25 को, 8:25 को, 8:15 बजे, 8:20 को तो हमारे क्या कहते हैं कि कॉलेज के परमिसेस में, कॉलेज के आंगन में आ जाओ। तुमको वहाँ पर हड़बड़ी नहीं होगी। 5 मिनट जल्दी उठो, 10 मिनट जल्दी उठो, अपना काम व्यवस्थित तरीके से करो, जल्दी निकलो, कुछ खा पी कर निकलो। देर से उठ रहे हैं, हड़बड़ी में कुछ पहन ले रहे हैं, कुछ खा रहे, नहीं खा रहे, खा रहे तो मुँह में डाल के निगल रहे हैं, दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं, कितनी ही टेंशन में हम आ जाते हैं। तो उस काम को सही तरीके से करके सही समय पर पहुँचने की कोशिश करो। अक्सर मैंने देखा है कि विद्यार्थी क्या करते, लेट आते हैं कॉलेज में, एक्सक्यूज बोल के क्लास में आते हो, बात अलग है। जब अंदर आ जाते हैं तो कहते हैं कि क्यों देर हो गया आज, तो चले भाई गाड़ी से आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हो, लेट हो गई, वो बात अलग है। पर गाड़ी से आते हैं, बाजू क्लास रहता है, बाजू घर रहता है, तब भी लेट होते हैं। और नहीं मैडम आज मैं देर से उठा, ये कुछ कारण है कॉलेज के देर से आने का? ये कुछ कारण है? ये कारण नहीं है, क्योंकि तुमको नहीं मालूम कॉलेज में 8:30 आना है, 9 o'clock आना है, ये तुमको नहीं मालूम। क्यों देर तक पड़े रहते, क्यों देर तक सोए रहते हैं? पर हम लोग क्या करते हैं, चलो उसके लिए कुछ है ना, उसके लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाना पड़ता है। पर अपने रूल्स और रेगुलेशन हम लोग बना सकते हैं ना। जब 3:30 बजे जब कॉलेज से निकल रहे, जब 2:30 बजे कॉलेज से चले जाना है, तो 9 बजे 8 बजे कॉलेज में क्यों नहीं आ सकते? जब जाने का टाइम तुम्हारे पास में है तो आने का टाइम क्यों नहीं है? इसको भी तो मेंटेन करो। खाने का टाइम भी मेंटेन है। हम लोग घर में शायद 1 बजे खाते होंगे, तो 1 बजे खाने जरूरी नहीं ना। कॉलेज की जो इंटरवल हो रही है 12:30 बजे, 12:30 बजे खाओ। क्लास में भूख लग रही 10 बजे, खाकर नहीं है, 10 बजे भूख लग रही, क्लास में बैठकर छुपे बेंच के नीचे हाथ रखकर, मुंह में रख लेकर, मुंह छुपा लेकर, हाथ छुपा लेकर खाने की कोशिश करते। कितना गलत है बच्चे, तुम्हें एक बार सोचो इस बात को। देखने वालों को कितना गलत लगता है, जो अध्यापिका पढ़े उसको भी कितना गलत लगता है। पर अध्यापिका क्या करते, कभी कभी निगलेक्ट कर देती कि जाने दो बोलकर, मगर वहाँ पर वो कभी कभी फील भी करती है कि उसका इंसल्ट है कि उसके सामने बच्चा बढ़ के क्या चबर बढ़ के क्लास में खा रहा है, तो उसकी क्या वहाँ पर क्या वैल्यू है? यानी कि नॉट गिव रिस्पेक्ट टू योर टीचर, है ना। तो इस चीज़ों को बच्चों हमको ध्यान में रखना चाहिए। जब कभी भी हमारे कॉलेज में आएंगे, जब कभी भी तुम क्लास में बैठेंगे, तो कम से कम इन चीज़ों को अपनाने की कोशिश करो। समय पर कॉलेज में आ जाओ, थोड़ा खा कर आ जाओ, सही तरीके से आ जाओ, दौड़ते दौड़ते भागते भागते मत आओ, क्लास में बैठकर चप्पलों का आवाज़ मत करो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और कुछ चीज़ें जब कॉलेज में आएंगे तब बताएंगे, पर इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करो। जब रास्ते पर दौड़ते आ रहे, कौन सी बस, कौन सी गाड़ी, कौन सा स्कूटर कहाँ से हमको नहीं मालूम, हमारी धुन एक ही समय पर पहुँचा है, ऐसे दौड़ कर जाना है, तो यहाँ पर तुम्हारी जान को भी तो खतरा हो सकता है। इसके बारे में तुम सोच लो।
समय पर जहाँ पहुँचना अनुशासन सिखाता है और लाभ भी पहुँचता है। हमें हर तरह के अनुशासन का सामान्य ज्ञान होना भी चाहिए। जैसे किसी सभा में शोर मचाना अनुचित है, किसी वक्ता को अपनी बात करने का मौका नहीं देना अशिष्टता है, राष्ट्रगान के अवसर पर बैठे रहना या चलना या झूमना अशिष्ट है। ये तो सीधी सादी बातें हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, पर अक्सर देखते हैं कि जब हमको कोई भाषण देता है, अपनी बात ख़त्म करने के पहले लोग क्या करते हैं, उठने की कोशिश करते, भागने की कोशिश करते, तालियां बजाकर उसकी इंटरप्ट करते, उसका इंसल्ट करते। इसने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, अनमैनर्ड है। और तीसरी बात उसने बताया कि जब राष्ट्रगान जन गण मन होता है, पहले के ज़माने में पिक्चरों में हम लोग जब सिनेमा में जाते थे तो अंत में राष्ट्रगान होता था, तो लोगों को खड़े रहना कंपलसरी था। पर कुछ लोग क्या करते थे, अभी पिक्चर का एंड होने वाला है और वो थोड़े हॉल्स में क्या करते थे, पर्दा डाल देते थे कि लोग बाहर नहीं निकला और ठहर कर उस राष्ट्रगान का इज्जत करना, उसकी वंदना करना चाहिए। मगर कुछ लोग क्या करते थे, वो होने के 5 मिनट पहले बाहर निकले। कुछ जब तुम 3 घंटे बैठकर पिक्चर देख सकते तो 5 मिनट राष्ट्रगान के लिए नहीं रुक सकते? नहीं, पर बाहर जाने ज़रूरी हो रहता है, वहाँ पर भागने की कोशिश करते, एक दूसरे से होड़ में कंपटीशन में एक दूसरे से भर करके गाड़ियाँ बढ़ाने की कोशिश करते हैं। पता नहीं कहाँ पर क्या हो सकता है, इसका उन्हें कुछ भी ख्याल नहीं रहता है। जहाँ सब लोग बैठे होते हैं वहाँ लेट जाना या पैर पसाकर बैठना या जोर जोर से बातें करना या काना फूसी करना, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा लेखक का क्या, मेरा भी यही कहना है। कभी कभी थक जाने या इच्छा होती है कि कुर्सी पर पैर रखकर बैठे या चारपाई पर ढल होकर लेटे। अच्छा, अन्य लोगों की उपस्थिति में हमें अपनी ऐसी इच्छाओं को दबा देना चाहिए। हाँ, अक्सर होता है कि हम लोग जब थक जाते हैं तो घर आते हैं, चलो भाई अपने घर है, अपने घर में हम लोग पाँव पसार कर थोड़ी देर बैठ कर रिलैक्स होना चाहते हैं, थोड़ी देर शांत होना चाहते हैं, थोड़ी देर शांत बैठना चाहते हैं। पर जब हम लोग कहीं बाहर से आ रहे हैं, सभा चल रही है, 4 लोग बैठे हैं, कुछ अच्छी बातें हो रही है, कुछ सीरियस मैटर बात कर रहे हैं, तो झट से आकर थप्पा करके बैठ गए, सामने एक चेयर रखी है उसके ऊपर पैर फंसा कर बैठ गए, जोर जोर से बातें कर रहे हैं, जोर जोर से सांस ले रहे हैं। ये कितना गलत लगता है। अगर तुमको नहीं गलत लगता, उस देखने वाले को तो गलत लगता है, और जब दूसरा तुम्हारे सामने भी बात करता है तो तुमको तो वहाँ पर गलत लगता ही होगा। ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हमको अपने आप फॉलो करना चाहिए। अपने मन में संयम में रखना शिष्ट व्यवहार के लिए अत्यंत आवश्यक है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिष्टाचार वह व्यवहार है जिसके करने या पर दूसरों के तथा अपने मन को प्रसन्नता होती है। इसके विपरीत अशिष्ट व्यवहार से दूसरे दिल दुखता है और उसमें उससे अंत में हानि ही होती है, हानि भी होती है। यानी कि हाँ, जब कोई अच्छा व्यवहार करता है तो उसको देखकर हमको प्रसन्नता होती है, उसको भी हमारे से हमको देखकर प्रसन्नता होती है। और जब हम लोग अशिष्ट व्यवहार करते हैं तो उसको देखने के बाद हमारे मन में तिरस्कार की भावना आती है, एक तुच्छ की भावना आती है, और हम लोग सोचते हैं कि भाई ये कैसा है, और उसको देख हम मजबूर हो जाते हैं उस जगह पर बैठने के लिए, उस साथ बैठने के लिए, और हम वहाँ पर हमारा मन क्या होता है, बिल्कुल दुखी हो जाता है। तो ये हमको नहीं करना चाहिए, और ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि जिससे लोग खुश हो सकते हैं। तो बच्चे प्रश्न आ सकता है कि विनम्रता, शिष्टाचार में कितने गुण हैं, वो कौन कौन से हैं? विनम्रता, अनुशासनता और दूसरे के बीच बातचीत नहीं करना, दखल देना वगैरह 3 रूल्स को तुमको बता देना चाहिए। और जो मोटी भाषा में जो रूल्स मैंने बताया उसको तुमको फॉलो करना चाहिए। और अगर एग्ज़ाम हुई है, अगर परीक्षा हुई है, या जब भी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया तो इस लिखने की कोशिश करो। अनुशासन के पालन पर अपने विचार प्रकट किए। अनुशासन के पालन करने से क्या क्या लाभ है, ये हमको सोचना चाहिए कि क्या क्या बहुत सारे लाभ है ना। हमारे लिए भी सुरक्षित है, दूसरों के लिए भी सुरक्षित है, लोग प्रसन्न रहते हैं, हम प्रसन्न रहते हैं, और इन नियमों के पालन से सभी को खुशी होती है। ये सारी चीज़ें जो कॉमन चीज़ें हैं जो हम लोग सोच सकते हैं, उसको अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करना चाहिए। यहाँ पर कुछ शॉर्ट यहाँ पर इसने बताया कि संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। संदर्भ देना है, इसके साथ व्याख्या भी करना है। तो संदर्भ क्या है, ये कौन से पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, लेखक का थोड़ा परिचय देना है। फिर किसके कारण ये लाइन, किस बात के लिए इस लाइन का
संदर्भ क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके क्यों ये बात यहाँ पर आई है, इसका मतलब होता है संदर्भ। तो ये बात क्यों करें, किस विनम्रता केवल बड़ों के प्रति निश्चय। तो लेखक ने हमको कुछ शिष्टाचार के नियम बताए हैं। तो शिष्टाचार में मनुष्य को क्या रहना चाहिए, हमको क्या रहना चाहिए, या विद्यार्थियों क्या रहना चाहिए, ऐसे तो अपने तरीके से लिखने के बाद में ये लाइन में लेखक क्या बताना चाहता है उसको हमको बताना बहुत ही ज़रूरी है। 4 मार्क्स के लिए, कभी 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता था, आप कैसा आता नहीं हमारे। सेकंड वन नदी, यदि कुछ हमारे लिए कुछ कष्ट उठाकर असुविधा कुछ हमारे लिए काम करे तो हमको उसको धन्यवाद देना चाहिए। सीधी सादी भाषा है। तुमसे लेखक का नाम, लेखक का परिचय, पाठ का नाम, पाठ किस गद्य भाग से लिया गया, किस वाक्य से लिया गया। बच्चों कविता लिखते समय ना जब गद्य का पाठ होता है गद्यांश लिया गया है, और यह वाक्य कहना चाहिए। पद्यांश से लिया गया है तो ये इस कविता से लिए गए, इसके कवि होते हैं, कविता के कवि होते हैं, गद्य के लेखक होते हैं। ये बात को ध्यान में रखो। और लेखक, अब गद्य का भाग है तो लेखक क्या कहना चाहते हैं ये बताना है, कविता में कवि क्या कहना चाहता है ये हमको बताना बहुत ज़रूरी है। और इसका तो सारांश दिया है, ये 4 लाइन हैं। 1 लाइन आंसर्स भी यहाँ पर दिए हैं। इसको भी समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए कौन कौन सी नियम का पालन करना चाहिए। सेम थिंग आई रिपीटेड अगेन। शिष्ट का सबसे पहला गुण कौन है, वो बताया कि विनम्रता। दूसरा गुण क्या है, बड़ों के अनुशासन, जिसको उसने नाम दिया है विनम्रता के। एक ही बात को बताया कि इसको हम लोग यहाँ पर कह दें कि अनुशासन भी बता देंगे इसके अंदर। और विशेष गुण क्या है, पहला गुण क्या है विनम्रता, दूसरा गुण क्या है अनुशासन, और शिष्टता का तीसरा अच्छा आधार क्या है, अनुशासन का पालन किस प्रकार से करना चाहिए। एक वन वर्ड आंसर, डोंट राइट द इफ इज गिविंग, उसे एक शब्द में उत्तर दो। तो विनम्रता, शिष्टता, अनुशासन ऐसा मत दो, उसे सेंटेंस में एक वाक्य में खत्म करने की कोशिश करो। आज ये जो हमारा है सेकंड क्लास गद्य का पाठ आज हमारा ख़त्म हुआ है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। पर अभी जो नेक्स्ट लेसन है, अगर तुम सामने रहते तो मैं तुमसे पूछती थी कि क्या लेंगे, पर तुम मेरे सामने नहीं है, इसलिए मुझे जो करना है वो मुझे बताना होगा कि समता का संवाद जो कविता है, आधुनिक कविता, इसको मैं ख़त्म करूँगी। उसके बाद से ये तो शॉर्ट में कविता है तो शॉर्ट में मैं बता सकती हूँ, थोड़ा कवि परिचय देना पड़ेगा। और इसका जो थर्ड लेसन है शिक्षा लेने के पहले मैं तुमको एक छोटी कहानी की तरह से तुमको बताने की कोशिश करूँगी, हार की जीत, क्योंकि एक छोटी सी कहानी है और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नॉन टेल में जो इम्पॉर्टेंट है उसमें मैं तुमको इम्पॉर्टेंट बताकर नॉन टेल के लेसन्स ख़त्म करूँगी, और जो हार्ड लेसन्स है उसको हम लोग बाद में करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट है जैसे कि 6 लेसन्स है हिंदी नॉन टेल में, तो इसके अंदर जैसे शिक्षा है, हार की जीत वेरी इंपॉर्टेंट, धरती को बचाए, ये तो कॉमन है कि हमको धरती को कैसे पोल्यूशन पर्यावरण वगैरह की बातें कर सकते हैं। पार नज़र के, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट लेसन इसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। खेलो तो ऐसे खेलो, यू आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, तो ये लेसन बताना है। और सफलता की कुंजी जो हमारे अब्दुल कलाम जी हैं उनके बारे में है, उनके बारे में उन्होंने बात किया कि इसका सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन जो है हार की जीत, किसी प्रकार से कोई परीक्षा में आता है। खेलो से ऐसे खेलो, हॉकी प्लेयर ध्यानचंद के बारे में है, इसके बारे में, और अब्दुल कलाम के 3 लेसन तो पक्के आते हैं बच्चों। इन 3 लेसन को हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं तुमको छोटे शब्दों में तीनों बताऊंगी, और जो कॉम्प्लिकेटेड लेसन है इसको सामने आमने मिलेंगे तब मैं बताने की ज़रूर कोशिश करूँगी। अगर समय आप मिला तो 3 लेसन ख़त्म होने के बाद मैं उनको बताऊँगी, ओके। और जो गद्य के अधिकार, इसमें से जो फर्स्ट लेसन जो मैंने ख़त्म किया वो इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड लेसन भी मैं तुमको क्या करूँगी पहले बता दूँगी। अधिकार का रक्षक को मैं बताऊंगी पर लास्ट में बताऊंगी। देन आई स्टार्ट द स्टोरी अपराजिता, गिल्लू और बदकम्मा। ये क्या है ये बता देने से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। गिल्लू एग्जाम में आसानी से आता है, बदकम्मा तो सभी को मालूम है, पर बदकम्मा जैसे नॉर्थ इंडिया से अलग धर्म के लोग हैं। बदकम्मा क्यों कहा खेला जाता है, इसमें किन किन फूलों का उपयोग करते हैं, इसका फर्स्ट से 8 दिन तक क्या किया जाता है, ये बदकम्मा के बारे में बताया है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो यहाँ के जो इम्पोर्टेंट लेसन जो बताए हैं, शिष्टाचार ये वेरी इंपॉर्टेंट, समय पर मिलने वाले भी हम लोग देख लेंगे सेकेंड लेसन में। और अपराजिता मैं तुमको बता दूँगी, गिल्लू और बदकम्मा। अधिकार का रक्षक देखकर सोचकर मैं बताऊँगी। समता का संवाद,
और बालिका का परिचय ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आता है, क्योंकि इस कविता ये चारों जो कवि हैं ये बहुत ही माने हुए कवि माने जाते हैं। दान वाले चारों कविताएं बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए, दोहे भी इम्पोर्टेंट है। तो कबीर के दोहे होने के बाद में समता का संवाद, बालिका का परिचय होने के बाद में तुलसी के दोहे में बताने की कोशिश करोगे, ऐसा मैंने सोच रखा है। पता नहीं समय कैसा करता है, समय कैसा बनता है, इसको हम लोग देखेंगे। अगर तुमको कुछ जानकारी है तो कभी क्लास में आकर, कॉलेज में आकर, कभी कोई कठिनाई है तो मुझे आकर तुम बताने की कोशिश करो। मैं तुमको क्या करूँगी, वहाँ पर आकर एक्सप्लेन करूँगी। या मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ, या मैं कहीं स्लो जा रही हूँ, या मैंने कुछ भूल गई हूँ, या मुझे कुछ मालूम नहीं है। अगर तुमको ये भी डाउट है तो मुझे आकर पूछने की बच्चों कोशिश करो, मैं तुमको बताने की कोशिश यहाँ पर करूँगी। यहाँ पर जो हमारा जो ग्रामर पार्ट है, सिर्फ मैं तुमको मोटी भाषा में बताती हूँ कि ग्रामर पार्ट में हम लोगों को तो कहा जाता है कि वर्तनी यानी कि अ आ ई जो इसकी जो मात्रा होती है वगैरह, वर्तन है, शब्द विचार यानी कि शब्द के बारे में बताया गया है। और कभी कोई छोटा प्रश्न पूछ सकते हैं तुम्हारे को कि संयुक्त अक्षर कौन सा है, क वर्ग कौन सा है, च वर्ग कौन सा है, ट वर्ग कौन सा है, संयुक्त अक्षर क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। ये छोटे छोटे प्रश्न भी 2 या 3 मार्क्स के लिए भी तुमको पूछ सकते हैं। इसकी अब स्वर क्या है, संयुक्त अक्षर क्या है, वर्तनी क्या है, भाषा क्या है। क्योंकि एक्चुअली अगर क्लास रहता तो मुझे पहले ग्रामर स्टार्ट करना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में ग्रामर का क्या इम्पोर्टेंस है। जो हम लोग जो आवाज़ करते हैं उसके अनुसार हमारे इस शब्दों के शब्द बने हुए हैं। जैसे हम लोग अ कहते हैं, आ तो आ बोलने के लिए क्या चाहिए, क्योंकि धीरे जोर से आवाज़ दूर तक हो जाती है, इसलिए आ, ई धीरे, ई धीरे। तो जब बात करते तो इसका हर शब्द पर कैसा उसका असर पड़ता है। ये ह्रस्व क्या है, ह्रस्व क्या है मालूम बच्चों तुम्हारे को? ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। ह्रस्व यानी कि पहली मात्रा, दीर्घ यानी कि बड़ी मात्रा। तुम लोग क्या करते हैं कि मुझे अक्सर ट ठ ड ढ न है, क ख ग घ न है, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों मालूम? मैडम फर्स्ट वर्ड, सेकेंड वर्ड, पहला बड़ा छोटा, ऐसे कुछ की एक अजीब सा प्रश्न पूछते थे। मुझे पहले नहीं मालूम था, बाद में मुझे आदत होगी, मैं बताती हूँ। पर स्वर क्या है, अगर सीधा साधा शब्द हिंदी पढ़ रहे हैं और एग्जाम में पूछे कि स्वर क्या है, हमको बताना चाहिए कि स्वर क्या है। अ टू ए आई तक स्वर है। अम आहा संयुक्त अक्षर अम आहा, या अ टू आहा भी हम लोग स्वर लिख दे सकते हैं। व्यंजन क्या है, क टू ज्ञ, शत्रज्ञ ने आई टेल यू, ओके। मुझे भी स्टार्टिंग का श स ये क्या है हमारे लिए, यहाँ तक है कि व्यंजन है। अब यहाँ पर बच्चों क वर्ग, च वर्ग वगैरह बताया है, ये व्यंजन बताए हैं। हाँ, ए आई ओ औ तक है हमारे स्वर है। तो यहाँ पर बच्चों हमारे को क वर्ग कौन सा है, तो क वर्ग बोलते तुम क ख ग घ न च नहीं लिख सकते। क वर्ग में क्या है, क टू ज्ञ, जो ड जैसे लिखे जो मात्रा देते हो क्या है, ड है। तो च के अंदर च छ ज छ, च छ ज छ य चाहने पर च छ ज झ य बाद में। तो ये स्वर कैसे बने हैं, व्यंजन कैसे बने हैं, तो ये क कैटेगरी में क ख ग घ न कैसे बना है। तो ये अगर पूछा जाए तो क हम लोग क्या करते हैं कि गले से बोलते हैं। क गले और इसके बीच में जो जगह होती है, क ख की भी वहीं आता है, ख ग उसी जगह पर आता है, घ न। अब च की भाषा होती है तो क च प ट हम लोग कैसे बोल सकते हैं। तो बोलने में जो सुविधा होती है, इसलिए क्या कि उनको वर्ग बना है, उनको सेक्शन बनाए हैं। सेक्शन बनाने का मतलब क्या है, वर्ग बनाने का मतलब क्या है। हम लोग 8वीं कक्षा में हैं तो सभी बच्चे पूरा स्कूल एक ही क्लास में आकर नहीं बैठते हैं ना, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर क्लास बना देते हैं कि ये रूम नंबर 6 क्या है, हिंदी का क्लास है, तो हिंदी के बच्चे वहाँ पर आके बैठेंगे। रूम नंबर 7 क्या है, बायोलॉजी की क्लास है। रूम नंबर 8 कौन सा है, इकोनॉमिक्स क्लास है। रूम नंबर 9 कौन सा है, मैथ्स की क्लास है। तो ये वर्ग हो गए ना, वर्ग यानी कि क्लास सेक्शन, क्लास हम लोग कहते हैं। तो वर्ग हिंदी में इसको वर्ग कहा जाता था।
तो अब क कौन सा वर्ग है, तो क वर्ग में क्या है कि क ख ग घ न ये आएंगे इसके अंदर। क वर्ग में च प ट नहीं आएंगे क्योंकि वो दूसरे क्लास के हैं, वो दूसरे वर्ग के हैं वो। फिर च वर्ग में क्या है कि च क्या है, दूसरा क्लास है, तो दूसरे क्लास में दूसरे वर्ग में क्या है च छ ज झ, उसके अंदर च छ क न ग ये नहीं आएगा क्योंकि फिर वो गलत हो जाएगा वहाँ पर, वो दूसरी क्लास के बच्चे क्लास में आगे आकर बैठे वैसा हो सकता है। इसलिए क ख ग घ एक वर्ग है, च छ ज झ एक वर्ग है, और यहाँ पर पूरे प फ ब भ म तक हमारे वर्ग बन जाते हैं। और उसके बाद से अंतस्थ य र ल व, य र य टंग जबान से नीचे बोलते हैं, य र जबान से ऊपर उसका शब्द बनता है, य र ल भी क्या है जबान से बनता है, उसका उच्चारण थोड़ा सा पीछे होता है। ल व क्या कहता है, दांत को और ऊँट मिलाकर बनता है। ऐसे शब्द बने से इसको क्या कहा जाता है कि अंतस्थ, उसको यानी कि अंत अंतिम स्थान है उनका। और उसके बाद से हमारे को उष्ण श श स ह, तो हवा जो निकलती है मुँह से, श बोलने से हवा निकलती है, श स मुँह से हवा निकलती है, य श स ह ऐसा आवाज़ निकलती है, य ल श स ह। और उसके बाद से संयुक्त अक्षर बनते हैं दो अक्षरों मिलाकर, क्ष त्र ज्ञ। क्ष क्या है, श जो हम लिखते हैं क्ष, क और श मिलाकर क्ष बनता है, दो संयुक्त अक्षर दो वर्ड बनाकर, क्ष त्र त और र मिलाकर त, ज्ञ ग और य मिलाकर ज्ञ, क्षत्र ये बनता है। कभी कोई छोटे बच्चों को ज्ञान जानने के लिए कहाँ तक उनको ज्ञान है ये पूछने के लिए क्या करते हैं, इन प्रश्नों को वो प्रश्न वो पूछ सकता है। और ये फिर बाद में हम लोग कभी है तो इसको बनेंगे फिर उच्चारण दोस्त, तो इसके अंदर से ये बहुत सारे तुम्हारे उच्चारण में, क्योंकि इसके अंदर तुम्हारी मातृभाषा का प्रभाव रहता है इसके अंदर, तो लोग गलत उच्चारण करते हैं। कभी कभी जो अहिंदी भाषी होते हैं, जो जिसकी मातृभाषा हिंदी नहीं होती है, वो लोग क्या करते हैं बच्चों, जैसे कि मुझे खाना खाना है, तो खाना खाना, मुझे मैं काना खाता हूँ, मैं तो ख की जगह पर क्या करते क का प्रयोग करते हैं, तो अशुद्ध हो गया ना, ये अशुद्ध त्रुटियों शब्दों का प्रयोग करते, इसके कारण वहाँ पर गलत बन जाता है। और कभी कभी क्या है कि लिखने में क्या करते स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते हैं, मात्राएं की गलती वहाँ पर हो जाती है। और ये गलती क्या होती है क्योंकि उनको मात्राओं का ध्यान बराबर नहीं रहता है और व्याकरण भी पूरा नहीं रहता है, और मातृभाषा के प्रभाव के कारण ही ये सारी गलतियाँ होती है। इसको एक्चुअली हमको पहले रखना चाहिए। और व्याकरण की दृष्टि से हमारे पास जो हिंदी है, जो भाषा है, एक्चुअली अगर हम लोग भाषा की बात करेंगे तो भाषा जो है, भाषा और बोली, भाषा लिखते समय हमको क्या चाहिए, वहाँ पर साहित्य में जो लिखते हैं वो भाषा के लिए व्याकरण का होना ज़रूरी है, पर हिंदी की बोली के लिए व्याकरण की ज़रूरत नहीं है। जब दो हिंदी भाषी बात कर रहे हैं तो वहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। अगर कुछ बताना चाहते तो जो समझने वाला है क्या करते हैं, आसानी से बात को समझ जा सकता है। जैसे कि कोई बताना चाह रहा है कि मैं वहाँ जाना, मुझे वहाँ जाना है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, क्या मैं वहाँ जाऊँ, तो ये जो बात है व्याकरण के लिए क्या है, लिखते समय क्या लिखने के लिए क को य जोड़ना जरूरी, क्या मैं वहाँ जाऊँ, ओ के ऊपर मात्रा बिंदु देना जरूरी है। पर बात करते समय मैडम जी मैं वहाँ जाऊँ बोल दिया, जो सामने वाला जो है जिसका जो प्रश्न पूछ रहा है एक बात को समझ आ सकता है। कभी कभी बच्चों बहुत सारी तकलीफ होती है भाषा नहीं आने से, तो कभी हम लोग कहते हैं खाना डाल लो, अक्सर मैंने सुने से बात है, तुम खाना डाल लो, खाना डालो नहीं बोलते, खाना खाओ, खाने के लिए बैठ जाओ, भोजन करो, खाना डालूँ, मैं खाना परोसूँ, ये हिंदी शब्द है, खाना डालूँ, कहाँ डालते खाना, ये बात है ना। तो ये क्या भाषा बोले में हम लोग समझ आ सकते हैं, पर जो भाषा में व्याकरण का रहना बहुत ही ज़रूरी है। जब मुझे कहना है पर हमारी हिंदी में क्या है कि सरल सीधी सादी भाषा है। जैसे मेरे को कहना है कि मेरा नाम राम है, मेरा नाम राम है, मगर इंग्लिश में क्या है, माय नेम इज़ राम। इज़ क्या है, जो क्रिया जो अंतिम शब्द है इज़ वो पहले आ जाता है, पर मेरा नाम राम है हमारे पास में क्या अंत का अंत नहीं रहता है। माय नेम इज़ राम, मेरा नाम राम है।
या आई एम गोइंग टू कॉलेज, वह कॉलेज जा रहा है। तो यह वर्ड क्या लिखते समय हमारा क्या होता है, वो भाषा बदल जाती है। और हिंदी क्या है, सीधी भाषा है, उसके लिए क्या कहते हैं कि एक ही नियम बनता है हर एक के लिए। उसको कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। जो शब्दावली बनी है, जैसे मात्राएं हैं, तो का के लिए जो मात्रा देनी है, का के लिए भी वही मात्रा होगी, खा के लिए भी वही मात्रा होगी, गा के लिए भी वही मात्रा होगी। ई की मात्रा जो है, छोटी के लिए जो मात्रा होती है सबके लिए रस्वी की मार गए होगी, दाई ई की मात्रा ही होगी। ई जब बात करते तो लेफ्ट हैंड की, राइट हैंड की जो मात्रा होती है वो सभी के लिए टी के लिए भी वही मात्रा होगी, घी के लिए भी वही मात्रा होगी, घी के लिए भी वही मात्रा होगी, री के लिए भी वही मात्रा होगी, शी के लिए भी वही मात्रा सभी के लिए। जैसे कि क, का, की, कुक्कू, ये जो 12 खड़ी होती है इसको 12 खड़ी कहते हैं, 12 अक्षर होते हैं। तो का के लिए क की मत का ही आएगा, की ही आएगी, कु ही आएगा, और ख के लिए भी फिर वही आएगा, ग के लिए भी वही आएगा, र के लिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है, प के लिए वही आएगा, फ के लिए होंगे, म के लिए वही, मतलब वही लाइन से, वही सीक्वेंस से हम लोग इसको क्या करेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे। ये है हमारा व्याकरण का तरीका, जिसको कहते हैं कि 12 खड़े। कभी कभी पूछा कि 12 खड़े लिखो, 12 खड़े लिखने के लिए आती है बच्चों तुम्हारे को? नहीं आती होगी, तो 12 खड़े भी लिखने की, जिसको नहीं आते 12 खड़े लिखने की कोशिश करो। उसके बाद से बहुत सारे जो एग्ज़ाम के परीक्षा की दृष्टि से क्या है कि हमारे को बहुत सारे अशुद्ध शब्द, तुम लोग अशुद्ध शब्द लिखते हैं, हम लोग क्या करते हैं करेक्ट करते हैं, पर परीक्षा में क्या करते हैं कि हम लोग अशुद्ध करते हैं, तुम इसको शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैं गाँव गया था, मैं गाँव को गया था, मैं गाँव को गया था लिखते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसको तुम क्या करें, मैं गाँव गया था, मैं दूध पिया, मैंने दूध पिया, मैं रोटी खाई, मैंने रोटी खाई। तो ये जो अशुद्ध शब्द है इनको क्या करना है, तुमको शुद्ध करना है। ये अशुद्ध है। कभी कभी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध करो दिया जाता है। वर्तनी मीन्स क्या बच्चों, किस ये जो मात्राएं होती हैं, ये मात्रा को क्या कहा जाता है, वर्तनी। तो ई की मात्रा, आ की मात्रा, ऊ की मात्रा, ये क्या है, मात्रा है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध करो। तो कभी कभी मात्रा को क्या करते, गलत दे देते हैं, तो उसको हमको क्या करना है, वहाँ पर शुद्ध करता है। ये छोटा सा नियम है जो व्याकरण की दृष्टि से आता है। छोटे छोटे मार्क्स के लिए इसको तुम स्कोर कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।